हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना नया टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हम किन किन टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे डीएनए को कट करने के लिए, डीएनए की क्लोनिंग के लिए, डीएनए के एडिशन के लिए, एज अ टैक्सी वेक्टर्स मींस और एज अ होस्ट ऑर्गेनिजम्स हम किन किन टूल्स का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools. Means जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी केवल तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास कुछ की टूल्स होंगे। किस टाइप के की टूल्स होंगे? जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फॉर द कटिंग पर्पस, पॉलीमरेज एंजाइम फॉर क्लोनिंग पर्पस, ठीक है, एंड लाइगेजेज एंजाइम्स जो फॉर द एडिशन पर्पस, एंड वेक्टर्स एज अ टैक्सी पर्पस। मीन्स एक डीएनए को, एक रिक्वायर्ड, एक डिज़ायर्ड डीएनए को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए एज अ प्लाज्मिड जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म मीन्स वो टारगेट जिसमें हमें वो चेंजेस चाहिए, ठीक है। मीन्स जब तक ये टूल्स हमारे पास नहीं होंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो इन टूल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टूल है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ठीक है, 1963 में सबसे पहले ऐसे दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया, अलग किया गया, ठीक है। कहाँ से? कि ये ई कोलाई के अंदर था। इस दोनों एंजाइम्स का काम क्या था? ये ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को स्टॉप करता था। बट हाउ, कैसे स्टॉप कर देता था? दरअसल जो ये दो एंजाइम्स थे, इसमें एक एंजाइम क्या करता था कि जो ई कोलाई का डीएनए था उससे मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर देता था, मीन्स एल्काइल ग्रुप्स को ऐड कर देता था। और जो दूसरा एंजाइम है उसका काम था डीएनए को कट करना। तो जो ई कोलाई था उसके से मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, डीएनए को, उसे कट नहीं कर पाता था। लेकिन जो बैक्टीरियोफेज था उसके डीएनए को ये कई पार्ट्स में कट कर देता था, ठीक है, जिससे कि वो ई कोलाई को इफेक्ट नहीं कर पाता था और उसको, उसके डीएनए को बचा लेता था। ये मतलब आइसोलेट तो कर लिए गए, लेकिन जब इनको आइसोलेट कर दिया गया और इसका नाम रखा गया हिंड 2 या हिंड सेकेंड, बट इसका फंक्शन, इसको ढंग से जो करेक्टराइज किया गया वो लगभग 5 साल बाद कर पाए, ठीक है। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड, सॉरी ऊपर वाला पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated, ठीक है। मीन्स एस्चेरिशिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए इन दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया था। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप, एक जो था वो उसके डीएनए से मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था, वाइल द अदर कट डीएनए, और दूसरा जो था उस बैक्टीरियोफेज के एंजाइम को, डीएनए को कट कर देता था। और जो आपका एस्चेरिशिया कोलाई जो था उसके डीएनए को कट नहीं कर पाता था क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो गए तो उसको रिकॉग्नाइज ढंग से नहीं कर पा रहा था। द लेटर वॉज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो एंजाइम्स था, जो दूसरा वाला जो कि डीएनए को कट कर रहा था, इसका नाम रखा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है किसी डीएनए को बीच में से कट करना, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से बीच में से कट करना। अब किसी थ्रेड को अगर हमें बीच में से कट करना है, सिंपल सी बात है, उसको दो तरफ से काटना पड़ेगा, तभी तो वो हमें डिजायर्ड करेक्टर है वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये दो जगह से उसे कट करता था। जो आपका पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था उसका नाम रखा गया हिंड सेकेंड। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड, whose function depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. इसका जो फंक्शन था, इसका जो वर्क था, ठीक है, वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता था। मीन्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही था न्यूक्लियोटाइड का कि जहाँ पर ये अटैक करेगा और वहाँ से उसे दो पार्ट्स में कट करके वहाँ से बाहर निकालेगा। इसका ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन लगभग 5 साल बाद देखा गया। ये 5 साल बाद उसको ये लोग करेक्टराइज कर पाए।
It was found that hint second always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. ये देखा गया कि जो हिंट सेकंड था, मीन्स जो आपका नाम रखा गया है किसका, जो नाम रखा गया है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, ठीक है, हिंट सेकंड, इसको ये देखा गया कि ये हमेशा डीएनए को उस पॉइंट पर कट करता था जहाँ पर 6 बेसिक पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता था। मीन्स जितने भी आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स मिले हैं वो उन सभी का एक अलग अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस है, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, जहाँ पर जाके वो उसको डीएनए को कट करते हैं। तो ये देखा गया कि जो हिंट सेकंड था इस डीएनए को जब भी कट कर रहा था तो उसका एक 6 बेसिक पेयर ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस था जहाँ से वो डीएनए को कट करता था। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हिंट सेकंड का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। हिंट सेकंड के अलावा आज के समय में अगर देखा जाए तो लगभग 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं जो कि बैक्टीरिया के लगभग 230 से ज़्यादा स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए हैं। ठीक है, स्ट्रेन्स क्या होता है, जेनेटिक वेरिएंट होता है, मींस लगभग 230 से ज़्यादा जेनेटिक वेरिएंट से 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं, और सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक अलग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। ठीक है, मीन्स उन सभी का एक सीक्वेंस अलग अलग है जहाँ से वो कट करते हैं। ठीक है, इन एंजाइम्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। ठीक है, जो पहला आता है वो जीनस से आता है। ठीक है, कम्स फ्रॉम द जीनस। सेकंड जो आता है लेटर फ्रॉम द स्पीसीज, ठीक है, वो स्पीसीज से आएगा, स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, मीन्स जिससे ये अलग किए जा रहे हैं। फर्स्ट नाम आ जाएगा उसके जीनस से, दूसरा आ जाएगा उसकी स्पीसीज से। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बात करें, आपका इको आर फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है, रोमन अंकों में लिखा हुआ है, आर आई ना पढ़ें इसको, इको R1। ठीक है, ये देखा जाए तो जो इको R1 है, ठीक है, ये नाम कहाँ से आया, ठीक है, ई आया पहला फॉर द जीनस, ठीक है, जिसका नाम था एस्टेरिशिया। ठीक है, को आया कोलाई जो कि उसके स्पीसीज थी। ठीक है, एंड जो आपका थर्ड लेटर है, जो थर्ड लेटर आता है मीन्स आर, ठीक है, वो कहाँ से आता है, वो स्ट्रेन से आता है, मीन्स किस स्ट्रेन से अलग किया गया है, कौन सा जेनेटिक वेरिएंट था, तो वो वेरिएंट था RY13, RY13, तो वो आर ले लिया। अब ये फर्स्ट कहाँ से आया, मीन्स इस स्ट्रेन से कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स अलग किए गए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। ये फर्स्ट है मीन्स ये सबसे पहले अलग किया गया। कोई दूसरे नंबर पे आएगा तो उसका नाम हो जाएगा इको आर सेकेंड, तीसरे नंबर पे आएगा उसका नाम हो जाएगा इको आर थर्ड, कोई फोर्थ नंबर पर इको आर फोर्थ, इको आर फिफ्थ, इको आर सिक्स्थ, इस तरीके से उसे ड्राइव किया जाता था। इस तरीके से उसके नामों को हम लोग देते हैं। तो देखिए इसमें लिखा भी है, the first letter of the name comes from the genus and second 2 letters come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolate. Example, echo R1 comes from Escherichia coli RY13. In echo RI, the letter R is derived from the name, 1 minute बेटा, नेक्स्ट पेज से। तो जो हमारा आर था वो आया था स्ट्रेन के नाम से, एंड रोमन नंबर ऑफ फॉलोइंग नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड, मीन्स किस ऑर्डर में वो एंजाइम आइसोलेट किया गया, अलग किया गया, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, इस हिसाब से उसका नाम रखा जाता था। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेज, मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये न्यूक्लियस क्लास में आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्लास क्या है, न्यूक्लियस क्लास का मतलब होता है जो न्यूक्लिक एसिड को काटते हैं। और न्यूक्लिक एसिड कहाँ, ये आपको मालूम है, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों को ये कट करता है ये एंजाइम। ठीक है, और जो आपका ये जो दीज आर ऑफ 2 काइंड्स, मीन्स ये जो न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं ये 2 तरह के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस।
ठीक है। एक्सो मीन्स होता है बाहर से कट करने वाला, और एंडो मीन्स होता है किसी पूरे डीएनए स्ट्रैंड के बीच में से कट करने वाला। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, वेयर एज एंडोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए। मीन्स जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, और जो एंडोन्यूक्लियस हैं वो डीएनए के अंदर से किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ही कट करते हैं, क्योंकि जितने भी एंडोन्यूक्लियस हैं उन सभी का एक अलग अलग डीएनए सीक्वेंस होता है जहाँ से ये कट करते हैं। मीन्स जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करने के लिए जाता है तो पहले तो उस पूरे डीएनए सीक्वेंस की लंबाई को इंस्पेक्शन करता है, उसका पूरा चेक करता है, और जहाँ पर उसको उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है जहाँ से वो कट करता है, ठीक है, तो वहीं पर जाके वो उससे बाइंड हो जाता है और उसको दोनों तरफ से काट देता है। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्ट्रैंड जो आपका बना होता है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना होता है, तो उसको वो दोनों तरफ से काटता है, डबल स्ट्रैंड को दोनों स्ट्रैंड्स को काट देता है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। मीन्स डीएनए में जो आपके जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हम डालते हैं उन सभी का एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू वो उसको पहचानते हैं। अब ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है? ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जहाँ जिसको हम सीधा या उल्टा पढ़ें तो वो दोनों तरह से सीक्वेंस क्या होगा? सेम होगा, वो सीक्वेंस दोनों तरफ से सेम होगा। तो इसका रेस्ट्रिक्शन कैसे, मतलब किस तरीके से ये एक्शन करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।